Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This side Anjali Bansal, and in this video lecture we are going to discuss Jacobi's method, which is a method used to find eigenvalues and eigenvectors of a given matrix. ठीक है, इससे पहले हमने एक और मेथड किया था आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालने के लिए, दैट वाज पावर मेथड और रेले पावर मेथड। और रेले पावर मेथड में हम हाईएस्ट लार्जेस्ट आइगन वैल्यू उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ही निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम जैकोबी मेथड से सारे आइगन वैल्यूज और उसके कॉरस्पॉन्डिंग सारी आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले मेथड का थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहली कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे। तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे जैकोबी मेथड अप्लाई होता है। In this method, we find a chain of orthogonal matrices P1, P2 and Pk till Pk। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक orthogonal matrices की chain निकालते हैं, मतलब series of orthogonal matrices निकालते हैं। पहले P1 फाइंड करेंगे, P2 फाइंड करेंगे एंड सो ऑन। और orthogonal मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स P ऑर्थोगोनल है तो P ट्रांसपोज का P के साथ ही मल्टीप्लाई करने पे आइडेंटिटी आता है। ठीक है, तो यहाँ से एक और कंडीशन आ जाती है कि जो P ट्रांसपोज है वो P इनवर्स के इक्वल आ जाता है। दिस इज फॉर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नाउ फॉर अ 3x3 मैट्रिक्स, हम अगर कोई 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चूज द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू से Aij। सबसे पहले हमें क्या देखनी है, मैट्रिक्स अगर 3x3 का है, कोई भी हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो हमें लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू चूज करनी है। ये तीन जो वैल्यू होती है डायगोनल एंट्रीज होती हैं, बाकी जो 6 प्लेसेस पे बचते हैं वो नॉन डायगोनल होती है। तो इनमें से हमें क्या देखनी है, लार्जेस्ट कौन सी है। और मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो जो भी मैट्रिक्स होगा, अगर ए मैट्रिक्स जिसके हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकाल रहे हैं, तो उसी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल होगा। तो हमारे पास तीन ही पोजिशन बची जिन पे हमें वैल्यू देखनी है कि कौन सी हाईएस्ट है, और उसी को हम Aij कहेंगे। उसी वैल्यू पे बेस्ड हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करना होता है। अब जैसे पहली कंडीशन है, इफ द लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू इज A12। A12 यहाँ पे होता है, इस पोजीशन पे A12 होता है, इस पोजीशन पे A13 होता है, इस पोजीशन पे A23 होता है। तो इन तीनों में से कोई लार्जेस्ट हो सकती है, क्योंकि जो A12 यहाँ पे होगा वही A21 यहाँ पे होगा, है ना। तो हम ऊपर वाली तीनों में से अगर A12 लार्जेस्ट है, मतलब 1,2 वाली लार्जेस्ट है, तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी, J की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जो हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे वो ये वाला करेंगे। इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इन 1,2 प्लेन भी कहते हैं। मतलब फर्स्ट प्लेस पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0, साइन थीटा कॉस थीटा 0, 0 0 1। साइन और कॉस की प्लेसेस ही हमें चेंज करनी है। अगर लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू A13 है, तो साइन और कॉस 1 और 3 प्लेस पे लेंगे। देखो 1 पे हमने 1 एक तो फर्स्ट रो में ली और एक थर्ड रो में, फर्स्ट कॉलम में और थर्ड कॉलम में। तो कॉस थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0, साइन थीटा 0 कॉस थीटा। और अगर लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू A23 होगी, अगर A23 लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू है, तो हम cos थीटा sin थीटा 2 और 3 प्लेस पे लेंगे, मतलब सेकेंड रो और थर्ड रो में, या सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम में। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 0 cos थीटा माइनस साइन थीटा 0 sin थीटा cos थीटा। तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू को देखते हुए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करना है। अगर A12 लार्जेस्ट है तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम कंसिडर करेंगे। अगर A13 लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू है, तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। और अगर A23 लार्जेस्ट नॉन डायगोनल वैल्यू है, तो ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अब इस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में cos थीटा sin थीटा आ रहा है, तो हमें थीटा चाहिए। तो हेंस हियर वी विल फाइंड थीटा बाय द फॉर्मूला। थीटा कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 Aij अपॉन Aii माइनस Ajj। Aij वही है लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री, और I और J की वैल्यू हमें जो भी लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री होगी उससे पता चल जाएगी। तो हम नीचे अगर लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री A12 है, तो I1 हो जाएगा, J2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में A11 माइनस A22 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा आ जाएगा। थीटा आ जाएगा तो जो भी हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करा है वो निकल जाएगा। देन वी विल फाइंड मैट्रिक्स A1। फिर हम एक A1 मैट्रिक्स निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, जो हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनाया है P1, उसका ट्रांसपोज करना है इंटू A इंटू P1 करना है।
देखो वैसे तो A1 जो निकलता है वो ऐसे निकलता है P1 इनवर्स A P1, पर P1 का, क्योंकि P1 जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका इनवर्स और उसका ट्रांसपोज सेम है, तो ये क्या हो जाएगा P1 ट्रांसपोज A P1। और हम ये चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स A1 है ये डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं है। बेसिकली हम इस मेथड में क्या करते हैं, अपने मैट्रिक्स A को डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर मैट्रिक्स डायगोनल में कन्वर्ट हो जाता है तो जो डायगोनल मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज होती हैं वही आइगन वैल्यूज होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इफ A1 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स देन इट्स डायगोनल एंट्रीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। अगर A1 डायगोनल मैट्रिक्स आ जाता है तो एक ही स्टेप में हमारा काम खत्म हो जाएगा और जो डायगोनल एंट्रीज होंगी वही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज होंगी। एंड इफ नॉट देन वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस विद E1, फिर जो हमने A के साथ किया है वही सेम प्रोसेस हम A1 के साथ रिपीट करेंगे। आइगन वेक्टर्स कैसे निकालेंगे, कॉलम वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स P, हमें एक मैट्रिक्स P निकालना है विच इज इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू Pk। अब ये P1 P2 Pk कितने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आएंगे, ये डिपेंड करता है कि कितने स्टेप्स में डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट होता है। मान लो 2 स्टेप में डायगोनल मैट्रिक्स कन्वर्ट होता है तो हमारे पास 2 ही मैट्रिक्स आएंगे P1 P2, तो हम P1 इंटू P2 करेंगे, उससे P निकालेंगे और जो मैट्रिक्स P के कॉलम वेक्टर्स होंगे वही क्या होंगे, आइगन वेक्टर्स। ठीक है, ये एक मेथड का क्विक डिस्क्रिप्शन था। हम क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर उससे समझ आएगा, तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है डिटरमाइन ऑल द आइगन वैल्यूज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स बाय जैकोबी मेथड। हमें क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले हमें चेक करना है मैट्रिक्स रियल और सिमेट्रिक है कि नहीं। सारी एंट्रीज रियल हैं और सिमेट्रिक भी हैं क्योंकि ए का ट्रांसपोज और ए आपस में इक्वल है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में चेंज करना, कॉलम को रो में चेंज करना। तो 1√2√2 और फर्स्ट कॉलम भी 1√2 है, फिर सेकेंड रो √2 3√2, सेकेंड कॉलम भी √2 3√2 है और थर्ड रो 2√2 1 है और कॉलम भी 2√2 1 है। तो दोनों ये मैट्रिक्स रियल और सिमेट्रिक है। हियर A is रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे जैकोबी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, नॉन डायगोनल एंट्री देखनी है लार्जेस्ट। तो इसमें जो नॉन डायगोनल एंट्री है ये √2 है, 2 है, √2 है, तो इन तीनों में से सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, 2, तो ये A23 है। लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री, तो लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री क्या हो जाएगी, A13 विच इज इक्वल टू 2। अब A13 क्योंकि लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री है तो I हमारे पास 1 हो जाएगा और J हमारे पास 3 हो जाएगा। तो हमें 1 3 प्लेन में ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करना है, मतलब जहाँ पे cos थीटा sin थीटा फर्स्ट और थर्ड रो या फर्स्ट और थर्ड कॉलम में हो। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स हमें लेना है। तो हम लेट द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सबसे पहले जो हम मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं उसको नाम देंगे P1। P1b, P1 क्या ले लेंगे हम, cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा 0 1 0 साइन थीटा 0 cos थीटा। ये फिक्स्ड है, तीन ही मैट्रिक्स है हमारे पास 3/3 के लिए। अगर जो भी नॉन डायगोनल एंट्री आती है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करना है। और यहाँ पे जो tan थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, वेयर tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 aij अपॉन aii माइनस ajj। अब aij हमने क्या लिया है, aij A13 है विच इज इक्वल टू 2, जो हमारे पास मैट्रिक्स है लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री, और इसी की वजह से हमें पता चला I1 है और J3 है, तो aii क्या हो जाएगा, A11 और A11 की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, J हमारे पास 3 है तो AJJ क्या हो जाएगा, A33 और A33 भी कितना है, 1। मैट्रिक्स में देखेंगे, मैट्रिक्स A में हम पहले पहला स्टेप कर रहे हैं, तो A11 भी हमारे पास 1 है और A33 हमारे पास क्या है, 1 है। तो ये tan 2 थीटा क्या हो जाएगा, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह 3, A11 माइनस A33, A13 की वैल्यू 2 है और अपॉन में 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 4/0। इसको हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होता है, tan π/2।
ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। जब थीटा पाई बाय 4 आ गया तो हम P1 की सारी एंट्रीज निकाल सकते हैं, और ये P1 मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 मतलब 1/√2, 0 माइनस साइन पाई बाय 4 मतलब 45, साइन 45 डिग्री भी 1/√2 होता है, तो ये माइनस 1/√2 हो जाएगा, 0 1 0, और फिर से 1/√2, 0 1/√2। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालने के बाद हमें A1 निकालना है। A1 किसके इक्वल है, P1 ट्रांसपोज A P1 के, और हमें ये चेक करना है कि ये A1 डायगोनल आता है कि नहीं आता। अगर A1 मैट्रिक्स डायगोनल आ गया तो जो डायगोनल पे एंट्रीज होंगी वही आइगन वैल्यूज हो जाएंगी A की, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। पर अगर ये A1 डायगोनल मैट्रिक्स नहीं आया तो हमें यही सेम स्टेप जो हमने A के लिए किया है वही पूरा A1 के लिए रिपीट करना पड़ेगा। तो पहले हम P1 ट्रांसपोज A P1 निकालते हैं। जो मैट्रिक्स P1 है वो है 1/√2, 0 माइनस 1/√2, 0 1 0, 1/√2, 0 1/√2। ठीक है, तो जो इसका ट्रांसपोज होगा इसी का हम रो का कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो जो थी वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 1/√2 0 माइनस 1/√2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा 0 1 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 1/√2 0 1/√2। मैट्रिक्स ए हमें पता ही है क्या है, जो हमारे क्वेश्चन में मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स ए है, 1√2 2 √2 3 √2 2 √2 1। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास हो जाएगा 1 √2 2 √2 3 √2 और 2 √2 1। ये हमारे पास ए है। अब हमें क्या करना है, A1 निकालना है, P1 ट्रांसपोज A P1, तो तीनों मैट्रिक्स की हमें यहाँ मल्टीप्लाई करनी है। P1 हमारे पास है 1/2 0 माइनस 1/√2 0 1 0 1/√2 0 1/√2। फिर हमें A रखना है, A है 1 √2 2 √2 3 √2 2 √2 1, और फिर हमें थर्ड मैट्रिक्स रखना है जो P1 है, और P1 हमारे पास है, सॉरी हमें यहाँ पे P1 ट्रांसपोज रखना था तो यहाँ माइनस में आएगा और ये प्लस आएगी एंट्री, ये हो जाएगा 1/√2 0 माइनस 1/√2 0 1 0 1/√2 0 1/√2। ये हमने तीनों मैट्रिक्स लिख लिए। अब हमें क्या करना है, तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तीनों की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से होगी सिंपल, पहले किसी भी दो की मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर उसकी थर्ड से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई से करेंगे। तो जो मैट्रिक्स A1 आएगा वो मैट्रिक्स आएगा, आप मल्टीप्लाई खुद कर सकते हो और कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, ये आएगा 3 2 0 2 3 0 0 0 माइनस 1। तो ये जो मैट्रिक्स आया है ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है ना, डायगोनल वो होता है जिसकी डायगोनल पे एंट्रीज नॉन जीरो और बाकी हर प्लेस पे जीरो, पर इसमें यहाँ पे और यहाँ पे नॉन जीरो एंट्री आ रही है। सो A1 इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। A1 जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि A1 डायगोनल मैट्रिक्स है तो हम A1 के लिए पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसा हमने A के लिए किया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास हम मैट्रिक्स A1 लिख लेते हैं। A1 हमारे पास क्या है, मतलब फिर से ये स्टेप करेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चूज करेंगे और फिर A2 निकालेंगे। तो A1 हमारे पास है 3 2 0 2 3 0 0 0 माइनस 1, और हमें क्या करना है, सबसे पहले लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री चूज करनी है। तो इसमें लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री कौन सी है, इसमें एक ही बाकी तो डायगोनल प्लेसेस पे, डायगोनल के अलावा बाकी प्लेसेस पे जीरो है, एक ही जगह पे नॉन जीरो एंट्री है ये वाली। ठीक है, ये दोनों जीरो है, तो वो A12 हुई 2, तो इसका मतलब I हमारे पास 1 हो गया, J हमारे पास 2 हो गया, और यहीं से हम क्या निकाल सकते हैं, tan 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 AIJ अपॉन AII
माइनस AJJ, तो 2A12 अपॉन A11 माइनस A22। A12 की वैल्यू हमारे पास 2 है, A11 3 है और A22 भी 3 है, तो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 2 थीटा इज इक्वल टू 4/0, मतलब इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पे 10 की वैल्यू क्या होती है, 10 π/2 इन्फिनिटी होता है, तो 2 थीटा π/2 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, π/4, जो प्रीवियस स्टेप में आया था वही थीटा यहाँ पे आया है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे। लेट दी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी, इस बार जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करेंगे उसको P2 नाम देंगे और P2 किसके इक्वल होगा, देखो इस बार जो नॉन डायगोनल एंट्री है वो A12 है, मतलब 1 और 2 प्लेस पे, तो cos थीटा sin थीटा भी 1 और 2 प्लेस वाला रहेगा, मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट सेकंड कॉलम में, फर्स्ट रो और सेकंड रो में, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0 0 0 1, ये हमारे पास P2 हो गया। थीटा की वैल्यू रख देंगे π/4, जब थीटा को π/4 रखेंगे तो P2 क्या हो जाएगा, cos π/4 1/√2 माइनस sin π/4 माइनस 1/√2 0, फिर sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2 0 0 0 1, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया। नाउ वी विल फाइंड A2, और A2 किसके इक्वल होगा, P2 ट्रांसपोज A1 P2, क्योंकि हम स्टेप A1 के लिए कर रहे हैं तो अभी इस बार यहाँ पे A1 आएगा। अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज है, P2 ये है, तो P2 ट्रांसपोज क्या होगा, P2 का ट्रांसपोज कर लेंगे 1/√2 माइनस 1/√2 0, इसकी जो फर्स्ट रो थी वो इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, जो ये सेकेंड रो है ये सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√2 1/√2 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 1। और A1 मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, A1 हमने प्रीवियस स्टेप में ही निकाला था। A1 मैट्रिक्स है 3 2 0 2 3 0 0 0 माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास A1 था। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम तीनों को रख के मल्टीप्लाई करेंगे तीनों की, इसी ऑर्डर में हमें लिखना है, पहले P2 ट्रांसपोज लिखना है, फिर A1 लिखना है, फिर P2 लिखना है, तो जो मैट्रिक्स A2 निकल के आएगा वो हमारे पास होगा 5 0 0 0 1 0 0 0 माइनस 1, और हमें ये चेक करना है कि डायगोनल मैट्रिक्स आया कि नहीं, तो A2 कैसा मैट्रिक्स है, A2 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, A2 डायगोनल मैट्रिक्स ही आ रहा है। अगर A2 डायगोनल मैट्रिक्स आ रहा है तो जो डायगोनल मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं डायगोनल पे वही क्या होंगी, मैट्रिक्स A की आइगन वैल्यूज होंगी। देयरफॉर 5 1 एंड -1 आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A, ठीक है, यही हमें निकालनी थी। अगर ये डायगोनल नहीं आता तो फिर हम सेम स्टेप रिपीट करते, A3 निकालते, A3 के लिए फिर से हम इसी की नॉन डायगोनल एंट्री को लार्जेस्ट देखते, फिर वहां से एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेते। वैसे मैक्सिमम 2 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है। तो 5 1 -1 आइगन वैल्यूज आ गई। अब हमें आइगन वेक्टर्स भी चाहिए, तो आइगन वेक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, मैंने तुम्हें बताया था हमें एक मैट्रिक्स P निकालना है आइगन वेक्टर्स के लिए, जितने भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आए उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो हमारे पास यहाँ 2 ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने निकालने हैं, P1 और P2, तो हम P1 और P2 की मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम P1 और P2 की मल्टीप्लाई करेंगे, P1 भी हमें पता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, P2 भी पता है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो ये आएगा 1/2 -1/2 -1/√2 1/√2 1/√2 0 और 1/2 -1/2 1/√2। तो इसके जो कॉलम वेक्टर्स हैं, ये एक पहला कॉलम हो गया ये वाला, सेकंड कॉलम ये और थर्ड कॉलम ये। कॉलम वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स P के जो कॉलम वेक्टर्स हैं आर रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A, आर रिक्वायर्ड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स A, यही A के आइगन वेक्टर्स हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हमें सारी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने थे।
तो इसकी आइगन वेक्टर्स भी निकल गई और आइगन वैल्यूज भी निकल गई और आइगन वेक्टर्स भी। आई होप मेथड क्लियर होगा। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 1 3 2 2 1 2 1। मैट्रिक्स जो है वो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इसके इक्वल है, तो हम ये मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिर से वही करेंगे। पहले लार्जेस्ट नॉन डायगोनल एंट्री को चेक करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर ए1 निकालेंगे। ए1 को चेक करेंगे डायगोनल आया कि नहीं आया, डायगोनल आया तो वहीं पे रुक जाएंगे, नहीं आया तो ए2 निकालेंगे एंड सो ऑन। आई होप सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन करके देखना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और अगर समझ आए तो कमेंट में अंडरस्टूड लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।